ये तीन पावरफुल फोन्स, मतलब इस ईयर के इन कंपनियों के ये फ्लैगशिप फोन iQOO 13 वर्सेस OnePlus 13 वर्सेस Oppo Find X8। पावरफुल फोन है बट परफॉर्मेंस, अभी गर्मी का सीजन स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे मैं आपको ग्राफ दिखाऊं, मैं तो बहुत ज्यादा शॉक हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब अभी भी इतना ज्यादा अनऑप्टिमाइजेशन और बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे है। हाँ, मैं लेट हो चुका हूँ ये वीडियो लेके आने के लिए, बट हम जब टेस्ट कर रहे थे, एक फोन के अंदर अपडेट आ रहा था, दूसरे फोन के अंदर फिर उसके बाद अपडेट आ रहा था और तीसरे फोन के अंदर अपडेट ही नहीं आ रहा था। बट अब बहुत सारे अपडेट आके जा चुके हैं और अपडेट में लिखा भी था स्टेबिलिटी इंप्रूव्ड। तो देखते हैं इन तीनों में से एट द एंड कौन सा फोन विनर निकल के आता है। और इतने ज्यादा पैसे आप स्पेंड कर रहे हो ना, तो सारी चीजें आपको टकाटक पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करें प्राइस की, तो iQOO 13 12GB 256GB आपको ऑफर्स लगा के 52,000 के आसपास देखने मिलता है। और Oppo Find X8 अभी ये ओप्पो के ऑफिशियल स्टोर पे कुछ ट्रिक करके आपको लगभग 47-48,000 के आसपास देखने मिलता है। इरशाद सर का वीडियो आप देख लेना, यहाँ पे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा कैसे 48,000 में इस फोन को बाय करना है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। वैसे ये फोन ऑफर्स वगैरह लगा के ऐसे आप नॉर्मली Amazon फ्लिपकार्ट से लेते हो तो आपको 60,000 के आसपास देखने मिल जाएगा। और OnePlus 12GB 256GB आपको Amazon के ऊपर लगभग 65,000 के आसपास देखने मिल जाता है। ओके, दिखने में, आउटडोर प्रेजेंस, इन हैंड फीलिंग किसकी हमें बेटर देखने को मिल जाती है? तो सबसे पहले बात करें बैक की, तो iQOO का जो बैक है ये भी ग्लास का देखने मिलता है, ओप्पो का भी जो बैक है ये भी ग्लास का देखने मिलता है। बट यहाँ पे जो OnePlus है ये मैंने लेदर बैक के साथ लिया था। तो यहाँ पे जो iQOO 13 है ना, इसका व्हाइट वाला वेरिएंट ले लेना, जो ग्रे वाला है ना, ये मतलब इतना कुछ खास मुझे लगा नहीं है और इसके ऊपर स्मजेस वगैरह ज्यादा आते हैं। ओप्पो बिल्कुल स्मजेस वगैरह नहीं आते इस कलर वेरिएंट के साथ, बट इसका बैक ज्यादा ही प्रीमियम फील होता है। और जो OnePlus है ना, लेदर के साथ ज्यादा ही प्रीमियम फील होता है। और जो इन हैंड फीलिंग है ना, मुझे OnePlus की और यहाँ पे ओप्पो की डेफिनेटली बेटर फील हुई। हाँ, बाकी जो साइड फ्रेम है तीनों के अंदर हमें एल्यूमिनियम की फील होती है, बट जो OnePlus की है ना ज्यादा ही ग्लॉसी है, तो फिंगर के वगैरह हल्के फुल्के इसके साइड फ्रेम के ऊपर निशान आ जाते हैं। ओके, इसके बाद जो वेट है ना, डेफिनेटली ओप्पो लाइट वेट फील होता है, 193 ग्राम के आसपास ये फोन देखने मिलता है। और जो iQOO है ना, ये लगभग आपको 207 ग्राम के आसपास देखने मिलता है। और OnePlus सबसे ज्यादा हेवी है, 210 ग्राम के आसपास इसका वेट देखने मिलता है। तो मुझे ज्यादा ही हैंडी ये छोटा वाला Oppo Find X8 लगा और वन हैंड से मैं इसको इजीली यूज कर सकता हूं एज कंपेयर टू iQOO और OnePlus। बाकी अच्छी चीज तीनों के अंदर ये है कि तीनों भी IP68 और 69 को सपोर्ट करते हैं, मतलब तीनों फोन को आप पानी के अंदर यूज कर सकते हैं और उसके साथ साथ डस्ट प्रूफ भी तीनों भी फोन देखने मिलती है। और फ्रंट साइड डिजाइन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ओप्पो और iQOO फ्लैट डिस्प्ले के साथ देखने मिलते हैं, तो OnePlus यहाँ पे क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ देखने मिलता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वाड कर्व वाला डिस्प्ले फोन पसंद आता है फ्लैट डिस्प्ले वाला। बट बेजल्स की बात करें तो डेफिनेटली टॉप के बेजल्स तीनों के अंदर ना के बराबर देखने मिलते हैं, साइड वाले बेजल्स भी तीनों के अंदर कम है। बट जो बॉटम की चेन है ना, ये मुझे सबसे कम यहाँ पे ओप्पो की फील हुई। और ओप्पो के जो बेजल्स है ना, पूरे इसे सिमेट्रिकल फील देते हैं और OnePlus के भी। और जो बॉटम की चेन है ना, हल्की सी iQOO की बड़ी है एज कम्पेयर टू ओप्पो और OnePlus। वैसे तीनों आप सामने रखोगे ना, तब भी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। वैसे नॉर्मल लाइफ में तीनों के अंदर ऐसा बड़ा डिफरेंस कुछ भी नहीं है। बट OnePlus के अंदर और एक हाईलाइटेड चीज देखने मिलती है कि इसका जो कैमरा मॉड्यूल है, इसके अराउंड एक एलईडी लाइट देखने मिलती है और ज्यादा प्रैक्टिकल लगी मुझे। कुछ नोटिफिकेशन आता है, गेमिंग आप खेलते हो तभी भी आप इसको चालू कर सकते हो, तो नोटिफिकेशन वगैरह आपके बिल्कुल मिस नहीं होंगे। बट OnePlus और ओप्पो के अंदर आपको अलर्ट स्लाइडर देखने मिलता है और ये भी ज्यादा प्रैक्टिकल है। मेरा फोन हमेशा साइलेंट पे रहता है और जब मैं निकालता हूँ ना, तो इसी बटन का मैं यूज करता हूँ, तो ये भी मुझे ज्यादा प्रैक्टिकल लगा, जो यहाँ पे iQOO के अंदर नहीं है। बाकी तीनों के अंदर हमें एयर ब्लास्टर का भी सपोर्ट देखने मिलता है, तो ये चीजें सही है। तो आपको वन हैंडी फोन चाहिए तो डेफिनेटली आप ओप्पो को देख सकते हो। बाकी OnePlus और iQOO थोड़े बड़े फोन है, वन हैंड से आप इजीली यूज नहीं कर पाओगे। तीनों फोन के अंदर प्रीमियम फील आता है, बट जो iQOO है ना, ये ग्रे कलर में मत लेना, इसका व्हाइट वाला वेरिएंट आपको ज्यादा प्रीमियम फील देगा। इसके बाद सबसे बड़ा डिफरेंस कहां पे मुझे नजर आया पता है? डिस्प्ले सेक्शन के अंदर। और यहाँ से तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इतने महंगे फोन है, तो सारी छोटी मोटी चीजें आपको देखनी चाहिए। सबसे पहले साइज के अंदर डिफरेंस है, iQOO और OnePlus के अंदर हमें 6.82 इंच के डिस्प्ले देखने मिलते हैं, जबकि ओप्पो के अंदर हमें 6.59 इंच का डिस्प्ले देखने मिलता है। तो ओप्पो का डिस्प्ले साइज में थोड़ा छोटा है। ओके, इसके बाद पहला डिफरेंस क्या है पता है? iQOO और OnePlus 2K LTPO डिस्प्ले प्रोवाइड करते हैं, जबकि ओप्पो के अंदर लगभग 1.5K वाला डिस्प्ले देखने मिलता है और ये LTPO डिस्प्ले नहीं है। इसका जो रिफ्रेश रेट है ना, ये मिनिमम 60 हर्ट्ज तक आ सकता है, जबकि ओप्पो और OnePlus तक 1 हर्ट्ज तक डिस्प्ले रिफ्रेश रेट आता है। इसकी वजह से बैटरी सेव होती है। ये सबसे पहला बड़ा डिफरेंस था। और उसके साथ साथ HBM ब्राइटनेस के अंदर भी डिफरेंस है।
यहाँ पे जो आईको है ना ये 1800 निट्स के आसपास HBM ब्राइटनेस देता है, जबकि बाकी के दो वन प्लस और ओप्पो ये लगभग आपको 1600 निट्स के आसपास HBM ब्राइटनेस देते हैं। इंडोर में आप ब्राइटनेस तीनों की भी हाई करते हो तो वहां पे हल्का सा ब्राइट फील आईको देता है। इवन आउटडोर के अंदर मतलब हर्ष लाइट कंडीशन के अंदर भी मैंने चेक किया तो यहाँ पे आईको ज्यादा ब्राइट फील हो रहा था एज कम्पेयर टू वन प्लस और ओप्पो। और वन प्लस और ओप्पो थोड़ा सा भी गर्म होते हैं ना, ब्राइटनेस को ना थोड़ा फास्ट यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, ये मैंने आउटडोर के अंदर नोटिस किया था। वैसे तीनों के अंदर डिस्प्ले के अंदर क्या चल रहा है, आउटडोर लाइट कंडीशन पे सब कुछ चीजें विजिबल होती है। उसके साथ साथ हमने नेटफ्लिक्स के अंदर चेक किया तो तीनों के अंदर HDR10 का सपोर्ट देखने को मिलता है, बट यहाँ पे वन प्लस और ओप्पो डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट देते हैं जो आईको के अंदर नहीं है। ये चीजें मैंने नोटिस की थी। वैसे यूट्यूब के अंदर भी 4K HDR का सपोर्ट तीनों के अंदर देखने को मिलता है। और जब मैंने कंटेंट को प्लेबैक किया तो यहाँ पे भी मुझे एक डिफरेंस फील हुआ पीक ब्राइटनेस सेक्शन के अंदर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज्यादा ब्राइट यहाँ पे मुझे आईको लग रहा था, इवन उसके बाद ओप्पो भी ब्राइट फील हो रहा था और सबसे लास्ट वन प्लस ब्राइट फील हो रहा था। और अजीब बात यह है कि तीनों के अंदर 4500 नीट्स की ही पीक ब्राइटनेस मतलब सेम देखने को मिलती है HDR के अंदर, फिर भी यहाँ पे आईको थोड़ा ज्यादा ही ब्राइट फील हो रहा था। तीनों के अंदर मुझे इतना बड़ा ऐसा जंप डिटेल्स के अंदर देखने को नहीं मिला। तीनों के अंदर वीडियो क्वालिटी यहाँ पे सही देखने को मिलती है, बट जो HDR की प्रोसेसिंग है ना ये मुझे बेटर आईको की लगी, उसके बाद ओप्पो की और सबसे लास्ट यहाँ पे वन प्लस की। उसके बाद बात जब फिंगरप्रिंट की आती है तो ओप्पो का मुझे कंफर्म पता नहीं है ये अल्ट्रासोनिक है या ऑप्टिकल है, बट आईको और वन प्लस के अंदर आपको अल्ट्रासोनिक वाली फिंगरप्रिंट देखने को मिलते हैं। और इनकी जो पोजीशन है ना यहाँ पे दोनों की भी ऊपर के साइड में देखने को मिलती है, जबकि ओप्पो की पोजीशन थोड़ी नीचे है। वैसे छोटा फोन है ना, आप इजीली अंगूठा अपना फिंगरप्रिंट तक लेके जा सकते हो। और तीनों को मतलब मैंने 1 by 1 यहाँ पे टेस्ट किया। सबसे पहले वन प्लस वर्सेस ओप्पो किया तो सिमिलर साइज स्पीड देखने को मिल रहा था, बट जब वन प्लस वर्सेस आईको किया तो वन प्लस थोड़ा सा पहले ओपन कर रहा था और ओप्पो वर्सेस आईको किया तभी भी ओप्पो थोड़ा पहले से ओपन कर रहा था। इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, तीनों के अंदर आपको ठीक ठाक स्पीड देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो डिफरेंस फील हुआ ना मुझे हैप्टिक्स के अंदर, वन प्लस के हैप्टिक्स सबसे ज्यादा बेस्ट है। टक टक फील, सॉलिड फील वन प्लस का देखने को मिलता है। टक टक फील तीनों के अंदर है, बट वन प्लस के अंदर अलग ही फील है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसके हैप्टिक्स देखने को मिलते हैं। और वन प्लस और ओप्पो के अंदर जो हैप्टिक्स का इंटीग्रेशन है ना सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कुछ टाइप कर रहे हो तीनों के अंदर इंटीग्रेशन है, बट वॉल्यूम को कम ज्यादा करना हो, ब्राइटनेस को कम ज्यादा करना हो, रिसेंट पेजेस के अंदर पेजेस को स्क्रॉल कर रहे हो, हर जगह ओप्पो और वन प्लस के अंदर हैप्टिक्स का इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, जो ऐसा इंटीग्रेशन आईको के साथ नहीं है। जब बात आती है स्पीकर की, तीनों के अंदर यहाँ पे ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं। आउटपुट सुन लेना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। Keep my head up when I act, head up that's a fact. Wanna keep moving, keep my head up when I act, head up that's a fact. My head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. तीनों के भी स्पीकर एकदम मस्त देखने को मिलते हैं, बट आईको के अंदर थोड़ी सी ना लाउडनेस एक्स्ट्रा फील हुई एज कम्पेयर टू ओप्पो और वन प्लस। और जो बेस का महसूस है ना ये आईको और वन प्लस के अंदर थोड़ा सा ना ओपन बेस देखने को मिलता है, जबकि थोड़ा सा ना डीप बेस यहाँ पे ना मुझे ओप्पो के अंदर फील हुआ। वैसे इतना भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तीनों के भी स्पीकर अच्छे देखने मिलते हैं, बट बड़ा डिफरेंस कहाँ पे आता है पता है? परफॉर्मेंस। अभी आपको लगेगा कि इनके अंदर फ्लैगशिप प्रोसेसर है, बट अभी थोड़ा सा ना गर्मी का सीजन स्टार्ट हो चुका है तो इसके अंदर ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं आगे मैं आपको बता देता हूँ। बट मेरी परफॉर्मेंस आप बढ़ा सकते हो सब्सक्राइब करके। क्यों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार? 4 लाख फटाफट कंप्लीट करने, फटाफट सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी। अभी स्नैपड्रैगन 8 एलीट का प्रोसेसर हमें वन प्लस और आईको के अंदर देखने को मिलता है, जबकि डेमेंसिटी का फ्लैगशिप प्रोसेसर 9400 हमें ओप्पो के अंदर देखने को मिलता है। और जब बात आती है AnTuTu की तो हमने एसी फैन सब कुछ बंद किया था, थोड़ी सी गर्मी का माहौल चल रहा है पुणे के अंदर, तो यहाँ पे ना आईको लगभग 27 लाख के आसपास था, ओप्पो तो यार लगभग 19 लाख के आसपास था, जबकि वन प्लस 24 लाख के आसपास था। उसके बाद सीपीयू थ्रोटलिंग की बात करें, आईको 75% की परफॉर्मेंस दे रहा था, एवरेज जीआईपीएस स्कोर 1,76,000 के आसपास थे, जबकि ओप्पो 58% की परफॉर्मेंस दे रहा था, एवरेज जीआईपीएस स्कोर 2,84,000 के आसपास थे। और वन प्लस 58% की परफॉर्मेंस दे रहा था, एवरेज जीआईपीएस स्कोर 1,36,000। और जो ग्राफ थे ना ज्यादा स्टेबल यहाँ पे मुझे आईको का देखने मिला, और ओप्पो और वन प्लस का यहाँ पे रेड ग्राफ आ रहा था। और जो मैक्स जीआईपीएस स्कोर थे ये ओप्पो के सबसे ज्यादा आ रहे थे। तो यहाँ पे क्या इश्यू है पता है वन प्लस और ओप्पो के साथ? भाई इनका जो यूआई है ना ये परफॉर्मेंस को क्रॉप करता है जैसे ही फोन थोड़े गर्म होते हैं। और वन प्लस और जो ओप्पो है इनकी हीटिंग सिस्टम इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो हाँ फोन थोड़े हीट होते हैं ना, परफॉर्मेंस को धीरे धीरे ड्रॉप करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका असर गेमिंग के ऊपर भी पड़ता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। यूएफएस स्टोरेज तीनों के अंदर 4.0 देखने मिलता है, बट आईको के अंदर बात चल रही थी कि 4.1 जैसा है। रीड राइट स्पीड तीनों के अंदर खतरनाक देखने मिलता है, और ऐप ओपनिंग भी तीनों की भी खतरनाक है। ऐसा नहीं कि ये फोन पहले ओपन कर रहा है वो फोन पहले ओपन कर रहा है, तीनों के अंदर सिमिलर साइज स्पीड देखने मिलता है। हमने इसके बाद वीडियो रेंडरिंग टेस्ट भी की, यहाँ पे तो रिजल्ट बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग थे। जैसे कि फीएन ऐप के अंदर तीनों के अंदर हमने एक वीडियो क्रिएट किया,
और वीडियो के अंदर कुछ सेक्शन को हमने ना थोड़ा स्लो डाउन करके फिर एक्सपोर्टिंग सेटिंग पे गए, 4K 30 FPS और सिमिलर बीट रेट पे सिमिलर टाइम पे तीनों के अंदर हमने वीडियो को एक्सपोर्टिंग पे लगा दिया। उसके बाद वन प्लस पहला फोन था जिसने वीडियो को फिनिश किया 1 मिनट 5 सेकंड के बाद। उसके बाद iQOO 1 मिनट 22 सेकंड के बाद, और सबसे ज्यादा टाइम लगा डेमिसिटी वाला। डेफिनेटली वीडियो रेंडरिंग के लिए इतने ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं होते, 1 मिनट 40 सेकंड। हाँ, यहाँ पे सेकंडों में डिफरेंस है, बट यहाँ पे वन प्लस ने वीडियो को पहले रेंडर किया था। अब सीन उल्टा हो जाता है गेमिंग के अंदर, बहुत ज्यादा उल्टा सीन है यहाँ पे। गेमिंग के अंदर जितना हमने टेस्ट किया तीनों फोन के अंदर, BGMI के अंदर स्पेशली स्मूथ प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम मतलब 120 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है, और HDR के अंदर एक्सट्रीम मतलब 60 FPS का सपोर्ट। बट जितना हमने 120 FPS के अंदर तीनों फोनों को टेस्ट किया ना, तो मैं यार आंख बंद करके बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आपको iQOO के साथ जाना चाहिए, क्योंकि iQOO ना मतलब परफॉर्मेंस को ड्रॉप नहीं करता। हल्के फुल्के इनिशियली ड्रॉप आते हैं 115 110 FPS के आसपास 120 FPS के अंदर, बट ये फोन ऐसा है एक बार सस्टेन कर लिया ना FPS को, बहुत ही बेटर सस्टेन करता है। उसके बाद मैं रिकमेंडेड करूंगा ओप्पो, क्योंकि ओप्पो के अंदर भी इतने ज्यादा ड्रॉप नहीं आते। ये भी फोन लगभग 110 FPS के आसपास रहता है 120 FPS के अंदर, और फिर धीरे धीरे FPS को गेन करता है। बट जो वन प्लस है ना, ये परफॉर्मेंस को बहुत ही ड्रॉप करता है BGMI के अंदर। इनिशियली 1-2 मैच आपके बहुत अच्छे जाएंगे, 120 FPS के अंदर 115 110 FPS के आसपास रहेगा, बट कभी कभी ऐसा सीन होता है कि 87 90 FPS के आसपास ये फोन आके कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए अटक जाता है, और फिर धीरे धीरे इसका जो प्रो मोड है ना, इसको ऑन ऑफ करना पड़ता है। उसके बाद ये 120 FPS को गेन करता है, और तीनों भी फोन गेमिंग के अंदर ब्राइटनेस को ड्रॉप करते हैं। ये चीजें हमने नोटिस की थी। बट गेमिंग के लिए मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करूंगा iQOO, उसके बाद ओप्पो, और सबसे लास्ट वन प्लस। अब बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी मुझे सॉफ्टवेयर सेक्शन के अंदर देखने को मिली है, और यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें उल्टी फुल्टी है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तीनों भी फोन Android 15 के साथ हमें देखने को मिलते हैं। ओप्पो के अंदर ColorOS 15 है, वन प्लस के अंदर OxygenOS 15 देखने को मिलता है, तो FunTouchOS 15 हमें iQOO के अंदर देखने को मिलता है। सबके अंदर 4 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स आएंगे, बट यहाँ पे वन प्लस और ओप्पो 6 ईयर्स की सिक्योरिटी पैच लेवल दे रहा है, तो यहाँ पे iQOO लगभग 5 ईयर्स की ही सिक्योरिटी पैच आपको प्रोवाइड करेगा। वैसे ब्लोटवेयर का सीन मैंने हल्का फुल्का तीनों के अंदर स्टार्टिंग में देखा था, कुछ एप्स थे जो काम के थे, बट ज्यादा एप्स यहाँ पे नहीं थे, मैंने ऑलरेडी अनइंस्टॉल यहाँ पे किए थे। और यहाँ पे तीनों के अंदर इनके खुद के ऐप मार्केट वगैरह देखने को मिलते हैं, जैसे कि ओप्पो, वन प्लस और गेट एप्स यहाँ पे iQOO के अंदर देखने को मिलता है। इनकी नोटिफिकेशन आपको बंद करके यहाँ पे रखनी चाहिए। एनिमेशन की जब बात आती है तो डेफिनेटली तीनों के अंदर स्मूथनेस एकदम नेक्स्ट लेवल है, बट यहाँ पे ना फिर भी मुझे ओप्पो के एनिमेशन एकदम बेस्ट लेवल के लगे, उसके बाद वन प्लस और उसके बाद iQOO। हाँ, जब बात कस्टमाइजेशन की आती है तो यहाँ पे ओप्पो और वन प्लस डेफिनेटली बहुत ही नेक्स्ट लेवल यहाँ पे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देते हैं, जैसे कि लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन। इन दोनों फोन के अंदर बहुत ही नेक्स्ट लेवल देखने को मिलता है। बैकग्राउंड के नीचे टेक्स्ट वगैरह डालना हो, ऐसी चीजें आप iQOO के अंदर नहीं कर सकते। बाकी तीनों के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह देखने को मिल जाता है, ये चीजें सही है। फिंगर के एनिमेशन कस्टमाइजेशन करना हो, एज लाइटिंग हो, और यहाँ पे ना iQOO के अंदर एक्स्ट्रा LED लाइट भी देखने को मिलती है, इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो कस्टमाइजेशन डेफिनेटली तीनों के अंदर देखने को मिलता है, बट थोड़ा सा ज्यादा आपको ओप्पो और वन प्लस के साथ देखने को मिल जाएगा। अब रही बात AI फीचर्स की, तो तीनों के अंदर बेसिक AI के फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि सर्कल टू सर्च वगैरह या स्क्रीन ट्रांसलेट वगैरह तीनों के अंदर है। बट जब बात आती है कि आपको किसी को आपको रिप्लाई करना है, वहां पे AI का यूज करना है, ये चीजें आप वन प्लस और ओप्पो के साथ ही कर सकते हैं। ऐसा कोई सीन iQOO के साथ मुझे देखने को नहीं मिला, स्पेलिंग करेक्शन वगैरह करना हो तो। हाँ, जब आप गैलरी के अंदर जाते हो तो बैकग्राउंड से किसी को रिमूव करना हो, वो तीनों के अंदर यहाँ पे कर सकते हैं। बट जो AI रिफ्लेक्शन को इरेज करना हो ना, वो ओप्पो और वन प्लस के अंदर मुझे नेक्स्ट लेवल यहाँ पे फील हुआ। और ओप्पो के अंदर AI स्टूडियो भी है, AI के थ्रू आप अलग अलग अवतार में इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा ना वन प्लस के अंदर है ना यहाँ पे आपको iQOO के अंदर देखने मिलता है, तो थोड़े से नेक्स्ट लेवल AI के फीचर्स आपको ओप्पो के साथ देखने को मिल जाएंगे। सो ओवरऑल मैं सॉफ्टवेयर के लिए बोलूं, जैसे कि मॉडर्न फील वगैरह, ये आपको वन प्लस और ओप्पो के साथ ही देखने को मिल जाएगा। अभी भी जो क्विक टॉगल है ना, ये यार यहाँ पे ना iQOO का मतलब थोड़ा सा ना पुराने जमाने का फील होता है, और यहाँ पे वन प्लस और ओप्पो के अंदर क्विक टॉगल मॉडर्न फील देता है। और इन दोनों फोन के अंदर आपको डायनेमिक आइलैंड भी देखने मिलता है, जो कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल यहाँ पे फील देता है। हाँ, इसके बाद बात आती है बैटरी लाइफ की, ये किसकी बैटरी है, यहाँ पे भी कुछ चीजें ऊपर नीचे है। यहाँ पे वन प्लस और iQOO आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी देता है, जबकि ओप्पो के अंदर आपको 5630 mAh की बैटरी देखने मिलती है। और जितना हमने ऑन स्क्रीन देखा था, वन प्लस और iQOO के अंदर लगभग आपको 7 से लेके 10 आवर के आसपास इजिली ऑन स्क्रीन देखने मिल जाएगा। आपका एक दिन निकाल के नेक्स्ट आधा दिन निकल सकता है, जबकि ओप्पो के अंदर आप पकड़ चलोगे आपको 7 से लेके 8.5 घंटे के बीच में ही ऑन स्क्रीन देखने को मिल जाता है।
तो लगभग 1 घंटे के आसपास डिफर है एज कम्पेयर टू iQOO और OnePlus। बट डेफिनेटली यार इतना छोटा फोन होके भी इतनी बड़ी बैटरी लाइफ देखने को मिल रही है, ये भी बहुत सही चीजें है ओप्पो के साथ। बट एक चीज में ओप्पो थोड़ा पीछे आ जाता है, वो है कि चार्जिंग का स्पीड। ओप्पो के अंदर 80 वैट का ही फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, इसके हिसाब से लगभग 77 टू 80 मिनट्स लगते हैं फुल चार्ज होने में। iQOO के अंदर 120 वैट का फास्ट चार्जर है, 30 मिनट्स के अंदर फोन फुल चार्ज होता है। OnePlus के अंदर 100 वैट का चार्जर देखने को मिलता है, लगभग 42 मिनट्स लगते हैं फुल चार्ज होने में। तो यहाँ पे डेफिनेटली iQOO बेटर बैटरी लाइफ भी देता है और फास्ट चार्जिंग को भी प्रोवाइड करता है। और एक चीज जो iQOO के अंदर मिसिंग है वो है कि वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट। बाकी ओप्पो और OnePlus 50 वैट की वायरलेस चार्जिंग को प्रोवाइड करते हैं और 10 वैट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है। तो ये चीजें मुझे डेफिनेटली दोनों के अंदर अच्छी लगी। अब जब बात आती है कैमरा की, तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे देखने को मिलती है। सारी कैमरा स्पेक्स यहाँ पे देख लेना और चलो मैं सारी चीजें आपको मॉनिटर के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। कैमरा रिजल्ट्स मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा और सारे फोटो अपलोड करके मैं G ड्राइव की लिंक दे रहा हूँ, क्योंकि कैमरा की कलर ट्यूनिंग वगैरह हर एक को अलग अलग पसंद आती है। बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ सेक्शन के अंदर iQOO बेटर परफॉर्म कर रहा था, कुछ के अंदर ओप्पो और कुछ के अंदर OnePlus। लो लाइट एक्सट्रीम की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे OnePlus और ओप्पो बेटर परफॉर्म कर रहे थे। बट 1x के अंदर यहाँ पे iQOO बेटर परफॉर्म कर रहा था, बट 3x के अंदर यहाँ पे ओप्पो बेटर परफॉर्म कर रहा था, ओप्पो और OnePlus। एक्सट्रीम लो लाइट के अंदर यहाँ पे डेफिनेटली iQOO बेटर फील हुआ मुझे, और एक्सट्रीम लो लाइट के बाद अल्ट्रा वाइट के अंदर भी यहाँ पे iQOO बेटर परफॉर्म कर रहा था एज कम्पेयर टू OnePlus और ओप्पो। OnePlus और ओप्पो थोड़ा सा ना फेडेड और गोरा गोरा टाइप फोटोज लेने की कोशिश करते हैं। अपोजिट टू लाइट भी यहाँ पे iQOO ही बेटर परफॉर्म कर रहा था। और पोर्ट्रेट मोड की यहाँ पे बात करें, HD डिटेक्शन वगैरह तीनों के अंदर अच्छी देखने को मिलती है, और स्किन टोन तीनों की हल्की फुल्की यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे OnePlus थोड़ा ना नेचुरल साइड रखने की कोशिश करता है ज़्यादा। और एक्सट्रीम लो लाइट के अंदर भी डेफिनेटली यहाँ पे ओप्पो और OnePlus बेटर परफॉर्म कर रहे थे, मतलब यहाँ पे टेलीफोटो के अंदर। और जो सेल्फी है ना, तीनों की भी मुझे अच्छी लगी। तो तीनों के अंदर 4K 60 FPS में शूट हो रहा है। वैसे iQOO और OnePlus 8K 30 FPS का भी ऑप्शन देते हैं, बट यार 8K कौन रिकॉर्ड करता है, इसलिए मैंने 4K 60 में रिकॉर्ड किया। बाकी यहाँ पे स्टेबलाइजेशन वगैरह आप चेक कर सकते हो। और अपोजिट टू लाइट हम शूट कर रहे हैं, तो एक्सपोजर कौन अच्छे से बैलेंस कर रहा है ये भी आप यहाँ पे देख लेना। तो ये 1080p 60 FPS का सैम्पल है, वीडियो आप देख सकते हो कैसे देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे स्टेबलाइजेशन का आइडिया आपको लग रहा ही होगा। और अपोजिट टू लाइट यहाँ पे एक्सपोजर कौन बेटर हैंडल कर रहा है यहाँ पे चेक कर लेना। अब बात आती है कंक्लूजन की, तीनों में से हमें कौन सा बाय करना चाहिए। मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ। देखो, मेरी पहली चॉइस रहेगी कि मुझे Oppo Find X8 50,000 के नीचे देखने मिलता है तो डेफिनेटली मैं इसको बाय करूंगा, क्योंकि अंडर 15 बहुत सारे लोगों ने लिया है Oppo के ऑफिशियल वेबसाइट से, स्टोर से, जहाँ पे ये फोन ज्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा है। क्योंकि कॉम्पैक्ट फोन है, बहुत सारे फीचर्स देखने मिलते हैं, जैसे कि बेटर कैमराज है, बेटर डिजाइन है, पावरफुल परफॉर्मेंस देखने मिलती है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है, बहुत सारे ए के फीचर्स के साथ भी आता है। और गेमिंग के अंदर मैं इसको सेकंड नंबर पे भी रखूंगा। डेफिनेटली गेमिंग भी आप अच्छी खासी यहाँ पे करवा सकते हो। और आपको एक ऐसा फोन चाहिए, परफॉर्मेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो आपको iQOO के साथ जाना चाहिए। 52,000 के हिसाब से आप देखते हो, डेफिनेटली यहाँ पे BGMI के लिए वन ऑफ द बेस्ट 120 FPS के लिए मैं ये फोन बोल सकता हूँ। एंड्रॉइड के अंदर ये 120 FPS एकदम नेक्स्ट लेवल चला लेता है। इन दोनों में से ओप्पो और OnePlus से भी बेटर इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस है। उसके साथ साथ बेटर आपको 2K का डिस्प्ले देखने को मिलता है। ब्राइटनेस लेवल भी इन दोनों फोन से इस फोन की अच्छी है। उसके साथ साथ HDR के अंदर भी यहाँ पे बेटर आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। और हाँ, फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है। कैमरा में बोल सकता हूँ कि 52,000 के हिसाब से ठीक ठाक है, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बट आपका काम चल जाएगा। कॉम्प्रोमाइज गेमिंग के अंदर नहीं करनी है तो इसके साथ चले जाना। रही बात OnePlus की, तो आपको ब्रांड वैल्यू ज्यादा मैटर करती है, तभी इस फोन के साथ आप जा सकते हो। और आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले वगैरह पसंद है। स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर है, बट परफॉर्मेंस क्रॉपिंग अभी भी 100% यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ है। गेमिंग के अंदर भी थ्रोटलिंग होती है। तो इस फोन का मुझे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और उसके साथ साथ इसके हैप्टिक्स बहुत ही नेक्स्ट लेवल फील हुए थे। गेमिंग के अंदर सैडली अभी भी इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाता, बट बैटरी लाइफ भी अच्छी है, फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, क्वाड कर्व डिस्प्ले भी अच्छा है। बट मैं यही बोलूंगा कि आपको कम प्राइस में Oppo Find X8 मिल रहा हो ना, तो OnePlus के आगे इसको ही लेना चाहिए, क्योंकि OnePlus के सारे मैक्सिमम फीचर्स के साथ देखने मिलते हैं। बट डेफिनेटली एक चीज मैं कहना चाहूंगा,